जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका सर्वेश सर आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं वीडियो री एग्ज़ाम 2018 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नावली से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो री एग्ज़ाम 2018 जो होने वाला है 26 और 27 जून 2023 को, इसमें हिंदी और जीएस का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आज मैं पहली वीडियो आपको हिंदी को लेकर अपलोड कर रहा हूं, जिसमें हिंदी के 20 प्रश्नों की श्रृंखला है और ये महत्वपूर्ण प्रश्नावली की श्रृंखला है जो आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं प्रश्नों के रूप में छपते हुए दिखाई देंगे। तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं बच्चा, एक बार लाइव सेशन को शेयर कर देंगे और साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम आज के इस सेशन को। और इस सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। प्रश्न पूछा गया है हिंदी से है और 20 प्रश्न हिंदी के ही मिलेंगे। पहला प्रश्न क्या है? जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे क्या कहते हैं? व्याकरणाचार्य, व्याकरण आचार्य या फिर व्याकरणिक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो व्याकरण को अच्छी तरह जानता है उसे बोला जाता है बच्चा व्याकरण बोला जाता है, और ये आप सभी जानते ही होंगे और कई बार एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा भी गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए जल्दी से अगले प्रश्न का उत्तर दें। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, आकाश में उड़ने वाला के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? नभचर, खेचर, खग्रास या नभगामी? तो आकाश में उड़ने वाला के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वह शब्द कौन सा है बच्चा? वह शब्द है नभचर। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नभचर। आकाश में उड़ने वाले के लिए एक शब्द है आपका नभचर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? पतिव्रता, सधवा, विवाहिता या फिर अनुरक्तता? जिस स्त्री का पति जीवित है के लिए सिर्फ एक सामान्य शब्द। और जानते हैं आपकी ऐसे एग्जामिनेशन में, ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और लोग अमूमन गलतियां कर जाते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे बोला जाता है सधवा, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कुरंग, केसरी, भुजंग या फिर तुरंग? तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है मेरे भाइयों, वह कौन सा हो जाएगा? केसरी। यानी कि सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है आपका केसरी। घबराइए मत, एक पर्यायवाची वाली प्रोबेबल वीडियो भी बनाई जाएगी जिसमें आपको समस्त पर्यायवाची दिखाए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला शब्द है, माँ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अम्बा, महिषी, साम्राज्ञी या फिर पटरानी? तो माँ का पर्यायवाची शब्द होता है अम्बा। क्या होता है बच्चा? अम्बा होता है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द बताना है। वेली होगा, वलतरी होगा, बेल होगा या फिर कमला होगा? तो आप सभी जानते हैं लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है कमला। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसी के साथ अगला प्रश्न पूछा है, वन का पर्यायवाची क्या होता है? और यहाँ पर देखिए, वन का पर्यायवाची पूछा गया है। उर्मी होता है, विचि होता है, विपिन होता है। तो वन का जो सही पर्यायवाची होता है वह कौन सा हो जाता है बच्चा? वो होता है आपका विपिन। यानी कि सही उत्तर आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा। थोड़ा सा ऑप्शनों को ऊपर नीचे किया गया है ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जा सके, और आपको भी एग्जामिनेशन में ऑप्शनों का यही क्रम, कभी ए की जगह डी दिखाई देगा, कभी सी की जगह बी दिखाई देगा, तो इससे सतर्क रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, नोट, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन आपके सामने है, कलिंग विजय के बाद किसका हृदय बदल गया? चंद्रगुप्त का,
अशोक का, बिंदुसार का या फिर बृहद्रथ का? तो आप सभी को पता है कलिंग विजय के बाद अशोक का हृदय बदल गया, यानी सही ऑप्शन भरा जाएगा ऑप्शन बी, अशोक का हृदय। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं। रात्रि में तारे कहाँ टिमटिमाते हैं? आकाश में, अंतरिक्ष में, मंगल में या फिर पूर्णिमा में? तो आप सभी जानते हैं रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के साथ अगला प्रश्न, राजा दिलीप ने सेवा की। राजा दिलीप ने, अब यहाँ पर खाली स्थान है वो आपको भरना है। गौ की सेवा की, मानव की सेवा की, भृत्य की सेवा की या फिर जन की सेवा की? तो आप सभी को पता है जो राजा दिलीप थे उन्होंने किसकी सेवा की थी? गौ माता की सेवा की थी। और गौ माता की सेवा करने के उपरांत ही उन्हें अत्यंत धन संपदा की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था। खाली स्थान को भरना है। श्रवण कुमार के माता पिता ने किसको श्राप दिया था? राजा दिलीप को, राजा रघु को, राजा दशरथ को या फिर राजा अज को? तो आप सभी जानते हैं राजा दशरथ को ही श्राप मिला था जो श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जिसके द्वारा किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, संज्ञा, कारक या फिर विशेष्य? तो आप सभी जानते हैं जिसके द्वारा किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे हम कहते हैं संज्ञा। उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। इसी के साथ अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्षुद्र का विलोम क्या है? आप देखते होंगे क्षुद्र जैसा शब्द अक्सर चर्चा में रहता है। तो क्षुद्र शब्द का विलोम क्या है? अक्षम्य, क्षर, क्षणिक, विराट, विशाल या महान? तो जल्दी से सही उत्तर बता दीजिए। क्षुद्र का अर्थ छोटा होता है, उसी प्रकार इसका विलोम हो जाएगा विराट, विशाल या महान। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसी के साथ अगला प्रश्न, उपसर्ग का विलोम शब्द कौन सा होगा? आप सभी जानते हैं और पढ़ते भी हैं। उपसर्ग का विलोम कौन सा होगा? अपसर्ग होगा, परसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, विग्रह होगा। और कई लोग अमूमन इस प्रश्न में गलतियां भी करते हैं। प्रश्न तो बहुत आसान है लेकिन उसके बावजूद भी लोग गलतियां करते हैं। उपसर्ग का विलोम आप सभी जानते हैं क्या होता है? प्रत्यय होता है। उपसर्ग आगे से जुड़ता है और प्रत्यय पीछे से जुड़ता है, तो उपसर्ग का विलोम हो जाएगा बच्चा प्रत्यय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति का विलोम क्या है? विराग है, विरक्ति है, तिरोभाव है या फिर इसके साथ संसक्ति है? तो आप सभी जानते हैं अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अर्पित का विलोम है समर्पित, गृहीत, तजात्य या फिर अर्जित? तो अर्पित का अर्थ होता है किसी को अर्पण कर देना, उसी प्रकार गृहीत का अर्थ होता है प्राप्त कर लेना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृहीत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, तृष्णा का विलोम होता है। तृष्णा का विलोम क्या होता है? तृप्ति होता है, तृप्त होता है, प्रशंसा होता है या श्लाघा होता है? तो आप सभी जानते हैं तृष्णा का अर्थ होता है कि प्यास, एक बेचैनी बनी रही हो, एक प्यास हो, एक भूख हो। तृष्णा यही होता है कि मतलब जिसकी इच्छा पूर्ति ना हुई हो। और तृप्ति का अर्थ होता है कि इच्छा पूर्ण हो गई हो, इंसान तृप्त हो गया हो। तो तृष्णा का विलोम हो जाएगा आपका तृप्ति। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न वाक्यों का सही क्रम संयोजन करते हुए उत्तर की पहचान करिए। एक कथन आपके सामने दिया गया है, उसी के आधार पे आपको अगले कथन को सही क्रम में संरक्षित करना है। प्रश्न कह रहा है, अपने को शिक्षित मानने, यानी कि अपने आप को शिक्षित मानने के बाद अगला कौन सा कथन बैठेगा इसके लिए? अपने को शिक्षित करने के लिए अगला वाला कथन कौन सा बैठ जाएगा भाई? जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कथनों के कई श्रेणी दिए हुए हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको कर लेना है
सुधार, क्योंकि थोड़ी बहुत अमूमन गलतियां टाइप में हो जाती हैं और यही गलतियां कहीं ना कहीं नुकसान करा जाती हैं बच्चों का। ठीक है, यहाँ पर यह होगा, वह होगा, र होगा और ल होगा। कहीं ना कहीं छोटी बहुत गलतियां दिख जाती हैं परीक्षाओं में और यही गलती आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल गया। असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, कहा है कि अपने को शिक्षित मानने वाले आधुनिक, यहाँ पर देखिए, जब पहला आप देखेंगे, अपने को शिक्षित मानने वाले आधुनिक उपकरणों की सहायता से गर्भ में स्थित शिशु की लिंग पहचान कर बच्ची होने पर गर्भपात करवाने या इसके बाद मार डालने की अनेक कृत्रिम उपाय करते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा सटीक बैठ रहा है? ऑप्शन बी, य, व, र और ल। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है, गैर कानूनी परीक्षण के, गैर कानूनी है, उसके बाद फिर आगे डैश दे दिया गया है। अब गैर कानूनी के बाद आपको सही शब्दों का चयन करके भरना है। ठीक है, तो गैर कानूनी के लिए यहाँ पर देखिए, गैर कानूनी होने पर भी, यहाँ देखिए इसको अगर बैठाएंगे तो गैर कानूनी होने पर भी लिंग की पहचान करने वाले लिंग परीक्षण के अस्पतालों की संख्या शहरी इलाकों में कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ती जा रही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही बैठता हुआ दिख रहा है? ऑप्शन बी, र, य, ल और व, यानी कि गैर कानूनी होने पर भी लिंग की पहचान करने वाले लिंग परीक्षण के अस्पतालों की संख्या शहरी इलाकों में कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ती जा रही है। तो र, य, ल और व, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस सेशन का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सामने है, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। खाली स्थान दिया गया है, लिखा गया है उत्तर भारत, और उत्तर भारत के आगे आपको सोच समझकर उत्तरों की पूर्ति करनी है। तो उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत के ग्रामीण प्रांतों में जहाँ सामंती जीवन प्रचलित है, वहाँ ब्याह में दहेज की मांग बढ़ी होती है, इसलिए वहाँ पर कन्या को बोझ माना जाता है। यानी कि पहला हो गया उत्तर भारत के ग्रामीण प्रांतों में जहाँ सामंती जीवन प्रचलित है, वहाँ ब्याह में दहेज की मांग बड़ी होती है और इसलिए कन्या को बोझ माना जाता है, यानी कि या, रा, लावा, और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इस प्रकार हमने ये पूरी श्रृंखला कंप्लीट कर ली मेरे भाइयों, और इसके बाद जल्द ही आपको जीएस का सेट 1 मिलेगा, जिसको अगर आपने देख लिया है तो आप ये मान के चलिए कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट से आपको 2 से 3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छपते हुए दिखाई देंगे। आज से अगर वीडियो री एग्ज़ाम के डेट की बात की जाए तो 22 से 23 दिन है, और 23 दिन में 2 से 3 प्रश्न अगर एक सेट में आपके मिल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए 25 दिन में 50 प्रश्न आप जीएस एक्सपर्ट हब से लेकर जाएंगे, बशर्ते प्रत्येक दिन 15 से 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कम समय में आप अपनी तैयारियों को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। ये हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने है, जल्द ही आपको जीएस का पहला सेट भी मिलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए अंत तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं मेरे भाइयों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अध्ययन और अध्यापन करते रहिए।